तो तुम मेरी पर्सनल लाइफ का तुमने मजाक बना दिया। तो एक औरत की पर्सनल लाइफ को बुला के तुमने धज्जियां उड़वाई हैं, और लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में। मेरी जिंदगी का वर्स्ट पॉडकास्ट रहा है वो अभी तक, और मैंने उनको बोला था कि प्लीज आप ये पॉडकास्ट रिलीज मत करना, मेरी इमेज की बात है, बट उन्होंने सुना नहीं। मैंने यहाँ तक बोला कि आई विल टेक अ लीगल एक्शन। उन्होंने बोला कौन है हेमा शर्मा, ये क्या उखाड़ लेगी हमारा, अपलोड करो। तो आपको इस प्रोसेस में घर वालों से या परिवार से या समाज से कोई क्रिटिसिज्म मिला या सहयोग मिला? तो जब मैं वीडियो अपलोड करती थी तो लोग पूछते थे मेरे एक्स हस्बैंड को, यार हेमा को तो परेशान कर रहा है क्या यार, वो मार पिटाई वाली वीडियो लगाती है यार। वो मुझे बोलते थे तुम ऐसी वीडियो बना रही हो, उसमें मेरा नाम खराब हो रहा है। मैंने कहा बताओ क्या ज़माना आ गया। मेरे मामा ससुर बोल रहे हैं हेमा एक वीडियो मेरे साथ भी कर लेना, उसको डाल देना। आपने डाली नहीं वीडियो भाभी, बताइए। बिग बॉस 18 कैसे मिला? मैंने प्रण लिया था अपने आप से, जो जब 2023 में मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरी लाइफ की बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, या कंट्रोवर्सी होती क्या ये होने के बाद मुझे पता चला, और हुई भी तो वाह रे वाह हेमा डायरेक्ट सलमान जी के साथ। मेरी हिम्मत थी बताइए आप। बहुत लोगों ने डराया मुझे भाई, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, मेरे एक दो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हेमा तेरा करियर खत्म। लेकिन जब आप बिग बॉस से बाहर आई तो आपके हस्बैंड के साथ एक कंट्रोवर्सी सामने आई, तो ये वापसी की तैयारी थी? उनको जैसे पता चला ना मैं बिग बॉस में गई हूँ, 2 तारीख को डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, तो वो आदमी के पसीने छूट गए होंगे कि ये कैसे हो गया, इससे मैंने सारा तो सब कुछ छीन लिया। इसने ऐसा कौन सा तिगड़म लगाया, कौन सा जादू टोना तांत्रिक, या कौन सा ऐसा आदमी पकड़ा जो ये बिग बॉस चली गई। तो देन मैंने मीडिया बुलाई जिनको पे किया था कि भाई ये मैटर को क्लोज करो अभी। वो पेड था, जो हुई थी ग्रीन साड़ी में बैठ कर रो रही थी, दैट वाज नॉट पेड। अरे डिवोर्स 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 डिवोर्स, अरे भैया डिवोर्स ना हो गया, सब्जी में नमक हो गया, पहले तेल डालो फिर नमक कंपलसरी है। आपने अभी बताया आपकी 2 शादियां हुई, हाँ। और दोनों में ही आपको समस्याएं, परेशानियां आई, तो सुनना तो पड़ता होगा कि पंख लग गए या हवा लग गई? दोनों शादी में मुझे कुछ मिला नहीं है, बस बदनाम हुई। लुटेरी दुल्हन भी मुझे बोला गया है, तो लुटेरी दुल्हन तो भैया बंगले किधर है, मेरे 3-4 बंगले होने चाहिए, एक कार तक नहीं है। कार थी मेरी शादी से पहले, दूसरी शादी से पहले कार भी मेरी सेल करा दी। पहले आप बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया करती थी जिसमें आप समाज सेवा करती हुई दिखाई देती, आजकल नहीं कर पाती हूँ जी, तो उसका क्या कारण है? सफलता? मैं एक ऑर्डिनरी थी, ठीक है, वही 4 साड़ी पहन के कुछ काम नहीं होता था, वही काम करती थी, उससे मुझे फेसबुक से यूट्यूब से 4 पैसे आते थे, अपने आप को पालती थी, बच्चों को पालती थी, घर चलाती थी। अब जब आपके पास नाम आ जाता है, आप हर वक्त सड़क पे नहीं दिखाई दे सकते। तो जो पहले कर रही थी वो दिखावा? तुम मुझे कितनी भी गाली दे लो, पर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को कैसे खिलाना है, समझे। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे घर का किराया कैसे जाएगा, मैं ये सोचती हूँ घर का लाइट बिल कैसे भरूंगी। तुम तो एक रील देख के जज कर लेते हो, पर मैं प्रैक्टिकल बातें सोचती हूँ और करती हूँ। सभी को सूरज की किरणें और आग नजर आती हैं, मगर कोई कहाँ समझता है कि इसके लिए वो खुद कितना जलता है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद को जलाकर तपाकर जीवन में एक मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही सशक्त महिला हैं जिन्होंने मुरादनगर से लेकर मुंबई तक की और अपने घर में रील बनाने से लेकर बिग बॉस 18 तक की यात्रा तय की है। हम स्वागत करते हैं हेमा शर्मा जी का। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, और मेरा इतने अच्छे तरीके से परिचय देने के लिए मैं तो फैन हो गई हूँ जी आपकी कविताओं की। मैं अब आपको क्या कहूँ, हेमा शर्मा या वायरल भाभी? जो भी आपका दिल करे, आपको खुली छूट है, औरतों के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ, सो इट्स योर चॉइस। बट अगर आप मुझे हेमा शर्मा बोलेंगे तो आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हेमा मेरा नाम है और पापा ने मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है। तो आई थिंक वायरल भाभी तो एक टैग लग गया था बिकॉज ऑफ बिग बॉस या फिर सोशल मीडिया, बट एक्चुअल में मेरा नाम हेमलता है, ये मैं बता देती हूँ। हेमा भी नहीं है, हेमलता है, बट चूंकि हेमलता बहुत ज़्यादा लगता था, मुझे बड़ा लगता था, तो इसलिए मैंने, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मैंने अपना नाम थोड़ा सा छोटा कर लिया, मैंने अपने आप को हेमा बोलना शुरू किया, तो इसलिए अब मुझे लोग हेमा शर्मा के नाम से जानते हैं। तो अच्छा होगा अगर आप मुझे सिर्फ हेमा शर्मा ही बुलाएं। तो फिर हमें हेमा जी के बारे में कुछ बताइए।
बताइए, आप बताइए आपको क्या जानना, बाकी तो सारी दुनिया तो जानती है ना कि खुली किताब है मेरी जिंदगी, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। इधर कुछ होता है तो इधर छप जाती हैं, और आज तो इतना बड़ा नाम है कि अब तो कुछ भी कहने में डर लगता है, कुछ भी अपनी बात, पर्सनल बात, प्रोफेशनल बात, कहीं पर भी कुछ बताने में भी डर लगता है क्योंकि तुरंत छप जाते हैं। बट आप बताइए आपको क्या जानना है। तो आपको कब लगा कि मुझे सोशल मीडिया पर आना है, इन्फ्लुएंसर बनना है? कैसे शुरुआत हुई आपकी? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, बस जब काम नहीं कर रही थी इंडस्ट्री में तो फिर मुझे लगा मोबाइल है और यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, तो इस पे वीडियो अपलोड करते हैं। बट इस पे वीडियो अपलोड करने से अगर आपके पास अच्छी जनता आ जाती है, फॉलोवर्स आ जाते हैं, तो आप कंटेंट क्रिएटर के नाम से फेमस हो जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के एक लिस्ट में आ जाते हैं। वो मुझे पता ही नहीं था, अब तो आ गई हूँ। तो खैर अच्छी बात है कि जो लोग मोबाइल पे मेहनत करते हैं उनको भी एक रेस्पेक्ट मिलती है ना, एक लिस्ट में है, एक लोग उनको वैल्यू देते हैं। तो मुझे कभी नहीं पता था, बस मैं तो वीडियो बना रही थी, वीडियो डाल रही थी, वीडियो बना रही थी, वीडियो डाल रही थी। बट उसका मेहनत का रंग बहुत अच्छे से आया और आज एक्ट्रेस के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी मैं मतलब बन गई। तो आपको इस प्रोसेस में घर वालों से या परिवार से या समाज से कोई क्रिटिसिज्म मिला या सहयोग मिला? 2020 में जब मैं बहुत नॉर्मल वाइफ की वीडियो बनाती थी टिकटॉक पे, जब लॉकडाउन हो गया था, सब घर में बैठ गए थे, कुछ था नहीं करने के लिए, तो तब सब लोग बड़े एक्टिव थे टिकटॉक पे। तो मैंने सोचा हेमा ये समय है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो मेरी थिंकिंग ऐसी है, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती नहीं हूँ, तो लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव थे जो बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी में होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या पैसे की तंगी होती है, या बच्चों की वजह से परेशानी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। चूँकि मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो वो थॉट मैंने रिप्रेजेंट करने शुरू किए टिकटॉक पे, बहुत ऑर्डिनरी, शायद आप भी उनसे रिलेट कर पाएंगे, और मैं उस पर बड़ी फेमस हो गई। तो वहाँ से जो है मुझे लगा कि यार मैं तो बड़ी क्रिएटिव हूँ, मैं तो बड़ा। तो जब मैं वीडियो अपलोड करती थी तो लोग पूछते थे मेरे एक्स हस्बैंड को, यार हेमा को तो परेशान कर रहा है क्या यार, वो मार पिटाई वाली वीडियो लगाती है यार। वो मुझे बोलते थे तुम ऐसी वीडियो बना रही हो, उसमें मेरा नाम खराब हो रहा है। तो फिर मैं थोड़ा डाइवर्ट होकर दूसरी वीडियो बनाती थी। तो ये सब था, और ताने मिलते थे कि मोबाइल मेरा इस्तेमाल कर रही हो, मेरा नाम खराब कर रही हो। अरे भैया ये टैलेंट है एक, और तुमको बुरा क्यों लग रहा है? तुम करते हो तो बुरा लगेगा, नहीं तो तुम सीधा बोलते नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो एक आर्टिस्ट है और अच्छी वीडियो बना रही है, मैं भी देख रहा हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी मैं उसके साथ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारी औरतों के साथ होता है, लेकिन आपको बुरा तभी लगता है जब वो आप खुद ये करते हो। तो यस, वो ऐसा मेरे साथ होता था, और कहीं ना कहीं उन्हीं से मैं इंस्पायर होके डोमेस्टिक वायलेंट या फिर पैसों की तंगी या फिर ताने या माँ बाप के ऊपर शक, जो भी चीज़ें होती है वो सब मैं करती थी। और फिर टिकटॉक बंद हो गया, फिर इंस्टाग्राम पे आई। तब तो मैंने 1-2 ही फिल्में की थी, बट मैं इतनी आगे आ जाऊंगी मुझे नहीं पता था, बट आ गई। अभी तो और आगे जाना है। तो डील कैसे करती हैं सबसे, अपने आप को कैसे शांत करती हैं कि कैसे इनसे सामना कैसे किया जाए इसका? बस कुछ नहीं कि अभी तो ये कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करेंगे। बस एक ही थॉट रहता है, मुश्किल नहीं होता, सुबह उठते ही चालू हो जाओ। जिम्मेदारी भी है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, और अपने आप को वो जिम्मेदारी के बोझ से, क्योंकि जब मैं आपके सामने बैठी हूँ तो वो बोझ मेरे यहाँ पर मेरे फेस पे आना नहीं चाहिए, ओके, बिकॉज फिर मैं बोल ही नहीं पाऊँगी। और ये जिम्मेदारी मुझे स्ट्रांग भी बनाती है कि यस मैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, तो मैं केयरलेस नहीं हो सकती। तो आसान बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी ज़िंदगी होती है वो ही जानता है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे होते हैं और कितने काम करने हैं और किस तरीके से अपने आप को डील करना है। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपका एक जो पहला वीडियो जहाँ तक मुझे पता है वो वायरल हुआ, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, और वो सच हो गया। हाँ, सच। डेस्टिनी, किस्मत है, इसमें किसी को मैं दोष ही नहीं दूंगी अभी, ना मेरी गलती ना भैया तुम्हारी गलती। इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनी। तो ये एकदम से हुआ? या इट वाज ऑल ऑफ सडन। 8 अक्टूबर को ये अलीगढ़ में थी, मैं 7 महीने से वहीं पे थी आफ्टर माय सेकंड मैरिज। और जो है कहीं फंक्शन में मैंने डांस किया था। मैं चुलबुली इंसान हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी आप यहाँ गाना बजाइए, मैं यहीं डांस करने लग जाऊँगी, है ना, आपके साथ करने लगूंगी, आपके जो है हस्बैंड उनके साथ करने लगूंगी। उसके अलावा मेरे दिमाग में कोई दूसरा थॉट है ही नहीं।
डांस करूंगी, निकल जाऊंगी। वो वैसे ही किया मैंने, और उसमें शायद ज्यादा भर भर के एक्सप्रेशंस आ गए, लोग पागल हो गए। लोग मुझे मारवाड़ी घरवाली कोई सोच रहे थे कि ये मारवाड़ी कोई लड़की है, औरत है, कितना अच्छा डांस कर रही है। लोगों को तो ये था कि वाइफ ऐसी होनी चाहिए। मैं कुछ 1-2 फैन से मिली हूँ, उन्होंने बोला हेमा यार वो वीडियो हम कितनी बार देखते थे, मन करता था यार ऐसी घरवाली होनी चाहिए, इसके नखरे देखो, इसके ये देखो। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। आदमी जिसको अच्छी लगी वो सोचे कि यार ये ऐसी होनी चाहिए वाइफ, जिसको अच्छी नहीं लगी हाय कितनी बेशरम औरत है, देखो आदमियों के बीच में डांस कर रही है। तो जिसकी जैसी थिंकिंग होगी भैया वो वैसे ही सोचेगा। अब जैसे आप कह रहे हो आदमियों के बीच में डांस कर रहे हो, हाँ। तो सुनना तो पड़ता होगा। तो मैं औरतों के बीच में भी करती हूँ, लेकिन औरतें मेरे जैसी मिलती नहीं है ना बिंदास। हाय वो देख रहा है, हाय वो देख रहा है। अरे भैया तेरे को डांस करने से मतलब है कि जेठ जेठानी है उससे मतलब है? डांस ही तो कर रही हो ना, साड़ी पहन के डांस कर रही हो, दिल खोल के डांस कर रही हो, है ना। कहीं क्लब में डांस नहीं कर रही हो, शादी का माहौल है वहां कर रही हो। तो वो बिंदास औरतें ना मिलती नहीं है, वो उसी में रह जाती हैं बस। नहीं बस ऐसे ऐसे थोड़ा सा करूंगी, बस ज्यादा नहीं करूंगी। और मैंने क्या बोला, अभी आप यहाँ डांस कर म्यूजिक लगाएंगे, मैं डांस करूंगी, निकल जाऊंगी, उसके अलावा मेरे को कोई लेना देना नहीं। उसके बाद आप मुझे फोन भी करोगे, बोलते हैं कि ये कैसी औरत है यार, जब देखो आदमियों के बीच में डांस करती है। अब मैं क्या करूँ, मैं जहाँ डांस कर रही होती हूँ वहाँ पे आदमी होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, मैं अपलोड कर देती हूँ, है ना। शादी भी तो आदमी से की ना मैंने भाई, और लड़कियों से थोड़ी ना की है। तो और वो जो आदमी जात होते हैं वो मेरे रिश्तेदार ही होते हैं, लेकिन समाज को वो सिर्फ आदमी नजर आ रहे हैं। आदमी भाई भी होता है, आदमी बेटा भी होता है, लेकिन समाज को आदमी ही नजर आता है। तो ये सोच है, क्या करूं। मेरे से फोन करके पूछो वो जो बुढ़े अंकल थे वो कौन थे, मैंने कहा मेरे मामा है। वो जो कौन थे, वो मेरे जो है रिश्तेदार हैं। सब फैमिली फंक्शन में रिश्तेदार ही होंगे। मैं कोई पेड डांस तो करती नहीं हूँ, है ना। मैं किसी की शादी में जाके पेड डांसर नहीं हूँ। तो अगर फैमिली फंक्शन है तो डेफिनेटली रिश्तेदार ही होंगे। अब रिश्तेदार भगवान की कृपा से आदमी जाते तो मैं क्या करूँ, और सबको वायरल होना। मेरे साथ अभी मेरे जो ससुराल अलीगढ़ ये नौबत आ गई थी, हेमा बहू एक वीडियो हमारे साथ बना लेना, हम भी वायरल हो जाएंगे। तो जो आदमी ये बोले कि हाय दूसरे की बीवी को देख के बताओ कैसे डांस कर रही थी रात को, आज उस आदमी के दिमाग में भी आ गया है कि हेमा के साथ वीडियो डालो और वायरल हो जाओ। तो फेमस सबको होना है, लेकिन फिर भी जो दूसरा इंसान हो रहा है उसमें बुराई है, तुम में नहीं है। तो ये मेंटलिटी है, क्या करेंगे। मैंने कहा बताओ क्या जमाना आ गया। मेरे मामा ससुर बोल रहे हैं हेमा एक वीडियो मेरे साथ भी कर लेना, उसको डाल देना। आपने डाली नहीं वीडियो भाभी, बताइए। और वही भाभी में बुराई भी है जब भाभी तुम्हारे हिसाब से नहीं निकली। तो मेरा मतलब हुआ तो इंसान अच्छा, मेरा मतलब नहीं हुआ तो हाय कितनी अजीब औरत है। अजीब क्या, मैं गाली देने वाली थी, पर वही है भरी बैठी हूँ अंदर से, कुछ बोलती नहीं हूँ। आप पूछो। बिग बॉस 18 कैसे मिला, क्यों मिला होगा? पता नहीं मुझे क्यों मिला होगा। मैंने चाहती थी मैं, इसलिए मिला। 2023 में मैंने कसम खाई थी जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी वो सलमान जी के साथ। अब तो क्या सिकंदर आ गई उनकी। सिकंदर के लिए बहुत बहुत बधाई हो सलमान जी, आप तो बेस्ट हुई। जनता प्यार तो करती है, हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेहनत की, नसीब ने साथ दिया, सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, और कुछ चीज़ें जो आप सोचते हो वो हो भी जाती है। तो ये वही है, मैंने प्रण लिया था अपने आप से। जो जब 2023 में मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरी लाइफ की बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, या कंट्रोवर्सी होती क्या ये होने के बाद मुझे पता चला कि इसको बोलते हैं कंट्रोवर्सी, नहीं तो स्पेलिंग ही पता थी बस। और हुई भी तो वारी वाह हेमा डायरेक्ट सलमान जी के साथ। मेरी हिम्मत थी, बताइए आप। वो वीडियो आप देखिए, बढ़िया तैयार होके जाती, बढ़िया मेकअप करके जाती। भाई कंट्रोवर्सी होगी, लोगों के पास मेरा फेस जाएगा तो आई शुड लुक ब्यूटीफुल ऑल्सो ना। मैं अगली क्यों लगूं उसमें, मेरा तो काजल बह गया था। तो अब यही चीज़ अब ये वायरल हो जाए, है ना। तो वैसे ही हो गया। पर जब हुआ तो बहुत लोगों ने डराया मुझे भाई, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, मेरे 1-2 डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हेमा तेरा करियर ख़त्म, अब तुझे कोई काम नहीं देगा, सलमान खान से पंगा लेके ये वो सब। मैंने कहा देखो भाई ऐसा झूठ तो मैंने बोला नहीं था, मेरे साथ हुआ था। तेरे साथ हुआ था? नहीं, मेरे साथ हुआ था, मुझसे पूछा गया, मैंने बोल दिया। रही काम की बात, मुझे नहीं करना काम नहीं मिलेगा, मुझे करना ही नहीं। मैं तो फ़ोन पे शिफ्ट हो गई हूँ, ठीक है। मेरा तो ये माइंड था, पर ये था कि ठीक है मैं अगले साल बिग बॉस में जाऊंगी। और ऐसे मुश्किल वक्त में गई, आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे टफ पीरियड चल रहा था। लिमिटेड पैसे, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, कल क्या होगा पता नहीं। ऐसे वक्त में मुझे बिगेस्ट रियलिटी शो मिला। तो कहीं ना कहीं ये भगवान का आशीर्वाद है, अच्छी नीयत है, मेहनत है, डेस्टिनी है, और जो भी और भी कुछ होता हो तो ये उसका फल है।
दैट्स इट। बट हाँ, मैं गई हूँ, मेरा हिस्ट्री में नाम लग गया है। लेकिन आप आज जल्दी से बाहर भी आ गई। हाँ, तो उसका मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे बाद और 2 नाम भी आ गए थे, उन्होंने 1 हफ्ते में रह के भी कुछ उखाड़ा नहीं। एटलीस्ट मेरे 1 हफ्ते में आने के बाद लोगों को दुख है कि हेमा क्यों बाहर आई, क्योंकि घर के लोगों को लग गया था कि ये लंबी प्लेयर है। रजत ने मुझे बोल दिया था, हेमा जी आप टॉप 5 से पहले कहीं नहीं जाओगे। बाहर की जनता को लग रहा था ये रियल फेस है, ये जीत के भी आ सकती है। तो असल में आपकी वही जीत है कि आप गए और जब आप बाहर आए तो लोग नाराज हुए कि यार हेमा डिजर्व नहीं करती है। अब मैं किसकी वजह से बाहर आई, उस कंट्रोवर्सी की वजह से बाहर आई, या किसी ने भेजा, या कुछ भी हुआ हो, मुझे उससे लेना देना कुछ नहीं है। मैं गई ना, मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल हालात में होने के बावजूद, मैं गरीब औरत थी उस वक्त। मैं जब गई, मेरे हस्बैंड जो बहुत पैसे वाले इंसान है और उनको मैंने साइड कर दिया था और मैं एकदम गरीब हो गई थी, फिर भी मैं गई ना, तो वहां पे जाना बड़ी बात है। वो कंट्रोवर्सी के बाद गई ना, मैंने लोगों को मैसेज तो दिया ना कि हाँ भैया लो मैं खड़ी हो गई सलमान जी के साथ। अब मैं तो बोलती हूँ मैं 1 दिन भी जाती तो भी मेरी वही बात होती, मैं तो फिर भी वहां पे 20 दिन थी और मेरे बाद 2 फेमस चेहरे आ गए थे, उन्होंने क्या उखाड़ लिया। तो इसलिए ये बिग बॉस में जाना और आना तो एक ऑर्डिनरी है, नॉर्मल है, इसको आप सीरियसली ना लो। और मेरे लिए तो ये बहुत है, ठीक है, क्योंकि जो विनर बने हैं वो भी बस ऐसे ही घूम रहे हैं और हम आपके साथ एटलीस्ट पॉडकास्ट तो कर रहे हैं। हाँ, और क्या चाहिए जीवन में। लेकिन जब आप बिग बॉस से बाहर आई तो आपके हस्बैंड के साथ एक कंट्रोवर्सी सामने आई, तो ये वापसी की तैयारी थी? नहीं भैया, ये तो मुझे जवाब देना पड़ा था उनको। वो ना, उनको जैसे पता चला ना मैं बिग बॉस में गई हूँ, 2 तारीख को डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, तो वो आदमी के पसीने छूट गए होंगे कि ये कैसे हो गया, इससे मैंने सारा तो सब कुछ छीन लिया। इसने ऐसा कौन सा तिगड़म लगाया, कौन सा जादू टोना तांत्रिक या कौन सा ऐसा आदमी पकड़ा जो ये बिग बॉस चली गई और मैं इधर अलग हुआ। 6 महीने हो गए थे हमको, ठीक है, 18 अप्रैल के बाद मैं अकेली थी। तो कौन सा ऐसी चीज हुई कि बिग बॉस चली गई, तो अब कैसे नींद आई। एक छोड़ी हुई औरत, जिस औरत ने तुमको साइड कर दिया, वो साला वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो में नजर आ रही है और तुम इधर बैठे हो सोफे पे और तुम देख भी रहे हो। अब क्या हो गया जिंदगी में, ये क्या हो गया। काश मैं साथ में होता तो कितना अच्छा होता, मेरे भी चर्चे होते, मैं भी बोलता सी माई वाइफ इज डूइंग बिग बॉस। और वो कैसे, इतना बड़ा दिल कहाँ से लेके आए आदमी, ये एक्सेप्ट कैसे करे। तो मुझे सुनने में, मैं तो बिग बॉस में थी, तो उन्होंने क्या शुरू किया, अब भैया तुझे भी फेमस होना पड़ेगा, नहीं तो तेरी जिंदगी तो झंड है फिर, ठीक है। तो भाई साहब ने PR हायर की, हमारी कोई PR नहीं थी, क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए, ठीक है। यू शुड हैव 40 से 50 हज़ार रुपये महीना, यू हैव टू पे फॉर योर PR। भाई साहब के पास बहुत पैसा है, तो उन्होंने जो है मेरी बैड पब्लिसिटी करनी शुरू कर दी। और हमेशा फेमस तभी होते हैं जब बैड पब्लिसिटी होती है, ठीक है। तो मेरे साथ तो सब बैड पब्लिसिटी जो है वो एक्सीडेंटली हुई है, पैसे दे के नहीं की गई है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया बाद में कि ये सलमान खान वाली कंट्रोवर्सी जो है पेड है। मैं आपको बता देती हूँ, पेड नहीं है। जब रायता फैल गया था, जब मुझे आप जैसे शुभ चिंतकों ने बोला हेमा उसको समेटो बहुत ज़्यादा हो गया, तो देन मैंने मीडिया बुलाई जिनको पे किया था कि भाई ये मैटर को क्लोज करो। अभी वो पेड था, जो हुई थी ग्रीन साड़ी में बैठ कर रो रही थी, दैट वॉज नॉट पेड, समझे। वो तो एक नॉर्मल कैमरे के सामने हुई थी। तो उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया और जब मैं बाहर आई, जब मुझे मीडिया ने पूछा तो मुझे वो जवाब देना पड़ा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता जो जानना चाहती है, चाहे जो जनता के बीच में बात फैल रही है स्पेशली, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ता है। तो वैसे ही मैंने दिया। दैट वॉज माई मिस्टेक, क्योंकि उससे उनको हाइप मिला। शायद मैं वो तभी अवॉइड कर जाती तो शायद आप आज उनके बारे में जान भी नहीं पाती। तो वो मेरी वजह से चर्चित हो गए और मेरे फेस दिखा दिखा के ही, मेरे बारे में छाप छाप के आज उनको 4 लोग जानते हैं। भैया टैलेंट है तो अपना चेहरा दिखाओ, अपना हुनर दिखाओ। दूसरे जैसे मैंने सलमान जी के बारे में अगर बोला तो मैंने फिल्म की है ना, वो बात मैंने बोली। आज अगर बिग बॉस के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बिग बॉस करके आई हूँ तब बात कर रही हूँ। तो अगर आपको, अब तुम मेरी इसलिए बात करोगे तुम मेरे हस्बैंड हो, बताइए। चलो कर भी लो, 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, अब हेमा शर्मा ही चाहिए तुमको हर बात में व्यूज के लिए। तो ये सब भी झेलना एक कला है जो हम झेल रहे हैं। तो आपने भी कहा छोड़ी हुई औरत या छोड़ा हुआ मर्द? हाँ, मतलब हमने कर दिया साइड में उनको। अरे डिवोर्स 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 डिवोर्स, अरे भैया डिवोर्स ना हो गया, सब्जी में नमक हो गया। पहले तेल डालो फिर नमक कंपलसरी है।
अरे भैया तुम मेरे हिसाब से नहीं उठोगे तो डिवोर्स, तुम मेरे हिसाब से नहीं सोओगे तुमने इससे क्यों बात कर ली। अब जैसे मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं गवार औरत हूँ, अब वो गवार औरत ही जो है चली गई बिग बॉस में, वो साड़ी ही ले गई। हाँ साड़ी ले गई, सोचिए बोला भी था साड़ी लाने के लिए, तो क्या करेंगे। अब भैया अब ये गवार औरत के बारे में तुम क्यों बात कर रहे हो, जो अच्छे कपड़े पहनती हो, वेस्टर्न आउटफिट पहनती हो, जो ब्यूटीफुल हो, सेक्सी हो, उसके बारे में बात करो। इस बेचारी औरत गवार औरत के बारे में क्यों बात कर रहे हो, जिसको ना बात करना आता है ना तमीज है, गरीब खानदान की। तो ये सब बातें सुनने का भी एक कला है जो सुनते हैं। आपने अभी बताया आपके 2 शादियां हुई, हाँ। और दोनों में ही आपको समस्याएं, परेशानियां आई, तो सुनना तो पड़ता होगा कि पंख लग गए या हवा लग गई। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो मैंने कभी छोड़ा नहीं, पहली शादी भी मेरी 11.5 साल चली, ठीक है। वो भी जब मुझे कुछ ऐसी बात समझ में आई, सुनने में आई जो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। तो वो आदमी, सामने वाला इंसान माफ़ी मांगने की बजाय आप जो है बोले ठीक है यार डिवोर्स दे, तेरा बहुत हो गया, तो मैं तो बच्चा लेके अलग हो गई, ठीक है। बच्चे की जिम्मेदारी तुम उठा नहीं। और ये कौन से आदमी है भैया। अच्छा मैं आपको बता दूं, मेरे दोनों हस्बैंड की मैं दूसरी वाइफ हूँ, उनकी पहले भी शादी हो चुकी है, पहले भी डिवोर्स ही है वो। तो भैया अगर सारी कमियां मेरे अंदर नजर आ रही तो उनकी भी तो हिस्ट्री चेक कर लो। अगर वो इतने दूध के दूल्हे थे तो पहली वाली क्यों चली गई, या पहली वाली को क्यों छोड़ के भाग गए वो। आप ये भी तो सोचिए, क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूं तो सारे लोग मेरे बारे में तो जानते हैं, अब वो कुछ नहीं है उनके बारे में जानते नहीं। तो उनकी पहली शादी भी हुई है, मेरे पहले से पहले हस्बैंड, उनकी बेटी भी है उनको, ठीक है। और दूसरे वाले जो है, दूसरे वाले की भी मैं दूसरी हूँ, उनकी पहली शादी छोड़ के भाग गए थे भैया। जो मेरे पास हिस्ट्री है, मैं कभी किसी की हिस्ट्री में जाती नहीं क्योंकि इतना समय ही नहीं है। हिस्ट्री में जाने के लिए, किसी के बारे में बात करने के लिए समय लगता है, और वो समय जो मैं अपने ऊपर लगाती हूँ, इसलिए मैं आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ। दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे की हिस्ट्री में जाते हैं। मैं बेवकूफ़ औरत हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि आदमी सब कुछ होता है, और आदमी तो बात कर रहा है, आदमी के पास आपका गोल्ड है, आदमी ही तुम्हारा सब कुछ है। और दोनों शादी में मुझे कुछ मिला नहीं है, बस बदनाम हुई हूँ। पहले हस्बैंड से मैंने 1 रुपया नहीं लिया, जो आजकल चल रहे ना ये अपनी धनुश्री का। अरे भैया तुम किसी औरत के ऊपर, पैसे के ऊपर, एलिमनी के ऊपर आजकल लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि शादी एक धंधा हो गई है, धंधा हो गई है कि जो है डिवोर्स के बाद ना एलिमनी ले रहे हैं, और अब औरतें जो है अपनी अय्याशी में लगी। देखिए मुझे दूसरी औरतों का कुछ नहीं पता, पहले हस्बैंड से भी मैंने 1 रुपया नहीं लिया। मेरा बच्चा है पहले वाला, मैं उसकी केयर कर रही हूँ, पढ़ाई से लिखाई से लेके सारी चीज़ें। दूसरी शादी हुई है, जो उनका गोल्ड वगैरह था वो लेके चले गए, ठीक है। और 1 रुपया उनसे लेती नहीं हूँ, घर का छत का किराया भी मैं देती हूँ, उनके बेटे को भी जो है मैं ही रखी हूँ, दोनों बच्चों को मैं कर रही हूँ, कपड़े अपने पैसे का पहनती हूँ, खाना अपने पैसे। तो भैया और बताइए मैंने क्या ले लिया। लुटेरी दुल्हन भी मुझे बोला गया है, तो लुटेरी दुल्हन को भैया बंगले किधर है, मेरे 3-4 बंगले होने चाहिए, एक कार तक नहीं है। कार थी मेरी शादी से पहले, दूसरी शादी से पहले कार भी मेरी सेल करा दी, तो मैं तो उल्टा बर्बाद हुई हूँ शादी करके। बैंक बैलेंस कुछ है नहीं, समझ लो ठप्पा और लग गया। अब कोई भी देखता है यार कैसे हुआ यार है, मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ। अब आपकी व्यक्तिगत जीवन की तो बहुत बात हो गई, अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात। सब जगह ना यही चलता रहता है, पर्सनल लाइफ। अरे भैया पर्सनल लाइफ के ऊपर भी बहुत कुछ है, मैं भी बहुत फेडअप हो गई हूँ। मुझे पर्सनल लाइफ में अपने बात करते पसंद भी नहीं आता है, इवन अब मैं भूल भी गई हूँ। मुझे बस मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि मैं आज उन बच्चों की जैसे ही चल रही हूँ। आज मेरे अंदर जो शक्ति है ना, ओनली बिकॉज ऑफ माई किड्स। तो आपको हम लोग डिवोर्स वुमेन नहीं, सिंगल मदर कहेंगे। मैम सिंगल भी हटा दो, वुमेन बोलो। ठीक है। तो अभी आपने सुना होगा मासूम शर्मा की वीडियोस, राहुल पुट्टी और ऐसे ही 2-4 सिंगर्स और हैं जैसे अंकित बालियान, इन सब की वीडियोस यूट्यूब से हटा दी गई, और एक शो आया द लेटेंट शो, जिसकी तो शो ही बंद हो गया। तो आपको क्या लगता है एक आर्टिस्ट के तौर पर कि एक आर्टिस्ट के साथ ये होना सही है? वो तो अपना क्राफ्ट कर रहा है, उसका काम है ये। मासूम शर्मा जी का मैंने अभी शक्ल देखी, सच में मासूम लगते हैं वो। गाने मैंने अभी कल ही सुने उनका, वो एक खटोला जेल के बाहर, एक खटोला जेल के अंदर। भाई मानना पड़ेगा क्रिएटिव है, खटोला ले आया आदमी, है ना। पर मेरा ऐसा मानना है, आप भैया ये जो मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। इस पे जो मैसेज आ रहा होता है उसको हम हर चीज़ को सीरियसली लेते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो है हम अच्छी चीज़ें दिखाएं जनता को, क्रिमिनल चीज़ें ना दिखाएं। भैया क्राइम बहुत बढ़ गया है आज के टाइम पे, इतना बढ़ गया है कि आदमी पास में बैठा है, कब तुम्हारा क्या लेकर भाग जाए, कब तुमको
क्या कर दे कुछ नहीं पता है। तो ये यूथ जो है ना बिगड़ रहा है इस तरीके के गाने से। उनको लगता है अरे भैया हम तो सीधा ठोक देंगे भैया, कौन सा कानून तो हम जेब में लेकर चलते हैं। तो ये गलत एटीट्यूड है, समझ रहे हो आप, ये दिस इज रॉन्ग। तो ये नहीं होना चाहिए। कब आता है, जैसे हम गाने सुनते हैं, डिवोशनल गाने सुनते हैं, हनुमान चालीसा सुनते हैं, तो क्या लगता है, हमारा मन शांत होता है। अगर आप इस तरह के गाने सुनोगे तो क्या एनर्जी आएगी आपके, फाड़ दूंगा तोड़ दूंगा जो भी आएगा सामने, वो दिमाग में बैठ जाता है नशा, है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें दें। अब रही इनकी बात, रणबीर इलाहाबादिया, वो गाली दे रहे थे, मैं तुमको 2 करोड़ रुपए देता हूँ आके, यू नो, तो वो कितना गलत है। आप सुन सकते हो, आपने मेरे बोलने से पहले आंखें बंद कर ली, क्यों? क्योंकि वो लाइन इतनी गलत है। तो आप बताइए कहाँ से उसमें आर्टिस्टपन हो गया। अब मैं आपके यहाँ पर आके साड़ी उतार के डांस करने लगूं, बताइए आप, वो चला देंगे पॉडकास्ट, आपका बैन हो जाएगा। आप कविताएं बोल रही तभी तो चल रहा है ना आपका, है ना। तो आर्टिस्ट जो होता है, और आप सोशल मीडिया पे कहां से कहां चला जाता है भाई। ये फिल्म नहीं है कि थिएटर में जाके देखो, सोशल मीडिया कहीं से कहीं भी जाता है, कोई भी तुरंत शेयर कर देता है। शेयर हो गया ना, आप डिलीट भी कर दोगे, शेयर वाला तो रहेगा ही, समझ रहे हो। तो ये ठीक नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है हमारे समाज की वजह से। अब लोगों को अकल आ गई है। अगर मासूम शर्मा जी के गानों में अगर कुछ है उटपटांग और बैन हो गए, तो बाकी सिंगर्स भी अब समझ लेंगे। वो जो पुराने गाने लेके होंगे ना ऐसे वाले, वो भी सब कट कर देंगे। और ये जाना जरूरी है, हमारा असभ्यता की तरफ जा रहा है समाज। तो इसलिए मासूम शर्मा जी, यू लुक सो मासूम, पर गाने भी आप वैसे ही बनाओ, है ना। अब तो खैर वापस आ रहे हैं इलाहाबादिया जी। और सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत पावरफुल चीज़ है भाई, बहुत सोच समझ के चीज़ें डालो इसमें, बहुत सोच समझ के। ये जिंदगी बनाता भी और बर्बाद भी करता है। जैसे मेरी आज इमेज डैमेज हुई है, ये 2 शादी, आपको क्या लगता है मुझे अच्छा लगता होगा? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल समय है ये, इमोशनली मेंटली। आपको, आप कितने अच्छे हो ये तो साला आप बताओगे तो पता चलेगा। नहीं तो लोग तो है ना बस ऊपर ऊपर की कहानी देख के ना जज कर लेते हैं, अरे ये तो इतना तेज तो बोलती है यार, कैसे इसके साथ आदमी रहेगा। मैं एक महिला होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते समझ सकती हूँ। वो तो आदमी तो निकल गए दोनों साइड में। मैं पब्लिक फिगर हूँ, आई हैव टू फेस ना, मैं फेस कर रही हूँ। और औरतों को तो वैसे भी बहुत जल्दी नाप लेते हैं। बिल्कुल, सोचो आप, अभी एक केस भी हुआ जिसमें एक महिला ने अपने हस्बैंड को मारकर ड्रम में, मेरठ वाला। तो ऐसी महिलाओं, लगता नहीं है कि हम महिलाओं के लिए और समस्याएं खड़ी कर देती हैं। अब मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ ले बता एक और कांड हो गया यार, अब एक और कांड हो गया, ये बताओ ये क्या सोचेंगे हमारे बारे में। कुछ बोल नहीं पा रही हूँ मैं। आजकल लोगों ने मजाक बना दिया सोशल मीडिया पे, वो ड्रम के ऊपर भी लोग मजाक बना रहे। अरे भैया वो नशे में रहती थी, जो बाद में पता चला, नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी ना, हर कोई थोड़ी ना ऐसा है। अब ये बताओ, एक औरत का आज ये दहेज वाला चल रहा है, ये ड्रम वाला चल रहा है, तो इसलिए बहुत मामला गंभीर हो गया भाई सोशल मीडिया पे। आजकल मेरा दिल घबराता है कुछ बोलने के। आजकल तो मैं शांत बनी हुई हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में आ गया कि भैया ये हेमा बड़ी खतरनाक है, कुछ भी बोल देती है ये। और सच अब मुझे भी महसूस हो रहा है, मैं कुछ भी बोलने जाती हूँ, मेरा हाल कंगना जी जैसा हो रहा है इस वक्त, कि कुछ भी बोलने जाती हूँ साला कंट्रोवर्सी हो जाती है। बीच में एक स्पॉटिंग थी मेरी, मैंने विवियन डिसेना के बारे में बोल दिया था नॉर्मली कि भाई तो फोन नहीं करते, पूछते नहीं भाई, मैंने उनको इतना सपोर्ट किया था, वो भी कंट्रोवर्सी बन गई। अभी आपने कंगना जी का नाम लिया। हाँ, मैं तो उनकी फैन हूँ भाई, आई लाइक हर। मैं उनको जल्दी मिलूंगी, मैं उनकी फैन हूँ। तो मैं उनकी ड्रेसिंग सेंस की फैन हूँ, बोल्ड है, अपने दम पे बनी है। दुनिया कुछ भी बोले, फिर वही बात है, जो बनता है उसी को पता होता है भैया कितने जो चीजें जिंदगी में झेलनी पड़ती है। तो उन्होंने भी कंट्रोवर्सी से राजनीति तक एक यात्रा तय की। आपका क्या विचार है? भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली हम करेंगे, क्यों नहीं, सेवा करेंगे, और क्या आखिर में, और क्या है। क्योंकि बॉलीवुड में तो मेरा कोई अपना है नहीं, यहाँ तक कर लिया भैया अपने दम पे, जैसे तैसे घिसते घिसाते बहुत हो गया मेरे लिए। तो मुझे लगता है इससे बड़ा और मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी सीरीज आने वाली है मेरी, पर आखिरी रास्ता तो देखेंगे, कुछ करेंगे, अच्छा बहुत कुछ करेंगे, अभी तो शुरुआत है ये। आपने मूवीज की दबंग 3, यमला पगला दीवाना, अब आपने वेब सीरीज भी की। तो आपको नहीं लगता जिस तरह से मूवीज के लिए सेंसर बोर्ड है, उसी तरह से वेब सीरीज के लिए हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए भी कोई बोर्ड होना चाहिए जो निगाह रखे कि क्या अपलोड हो रहा है और क्या बच्चों तक या हमारे समाज तक जाना चाहिए? तो अभी जो ये कांड हुआ मासूम शर्मा का, रणबीर इलाहाबादिया, ये सेंसर बोर्ड ही तो था एक तरीके का। अब इससे और क्या भाई, तुम्हारे गाने डिलीट करते जा रहे हैं, तुम्हारे जो है शो पॉडकास्ट को बैन कर दिया, इससे तो सेंसर क्या होगा। मैंने क्या बोला, इससे सीख मिलती है। तो बाकी जो लोग हैं जो सोच रहे थे मैं भी रणबीर इलाहाबादिया जैसा करूंगा, मैं भी मासूम शर्मा जैसा गाने लेके आऊंगा, मिल गई सबक।
तो ये सेंसर से बड़ा होता है और ये चीज़ें इफेक्ट करती है, मेरा ऐसा मानना है, आने वाले समय में इफेक्ट करती है। पहले आप बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया करती थी जिसमें आप समाज सेवा करती हुई दिखाई देती हैं। आजकल नहीं कर पाती हूँ जी, तो उसका क्या कारण है? सफलता कहाँ मिली, अभी मिली कहाँ है बताइए? सफलता तो इन्फिनिटी है भाई, पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा बुग्गी भी नहीं है, क्या सफलता की बात कर रहे हो आप? अभी तो कुछ भी नहीं मिला मुझे। आप वायरल तो हैं। वायरल है, ठीक है, अभी तो और वायरल होना है, घर घर में वायरल, बस ये एक ही नाम होना चाहिए, हेमा शर्मा। आजकल समय नहीं मिल पाता है। पहले मैं एक ऑर्डिनरी थी, ठीक है, वही 4 साड़ी पहन के कुछ काम नहीं होता था, वही काम करती थी, उससे मुझे फेसबुक से यूट्यूब से 4 पैसे आते थे, अपने आप को पालती थी, बच्चों को पालती थी, घर चलाती थी। अब जब आपके पास नाम आ जाता है, आप हर वक्त सड़क पे नहीं दिखाई दे सकते, समझ लो। अच्छा, 4 चीजें भी होती हैं, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, अब 4 काम आ गए हैं, नियत वही है, दिल वही है, पैसा देने की भी नियत वही है, हेल्प करने की भी, लेकिन समय का अभाव थोड़ा सा चल रहा है, जैसे ऊपर वाला कुछ करेगा। अच्छा, दूसरी चीज, अब जब नाम ज़्यादा आ जाता है रचना, आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो अपने आप को चलाने के लिए अब मैं पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ। कहते हैं ना कि घर में तो भूखा बैठा है, बाहर तुम चले खिलाने, तो वो मैं नहीं कर सकती। अब पहले मेरे लिए घर है, मेरे बच्चे हैं, उसके बाद जो बचता है वो मैं फिर करती हूँ। प्रैक्टिकल बात बोलूँगी, क्यों झूठ बोलूँगी? कोई यहाँ पे मेरे को कोई आके तो देने वाला नहीं है। तो जो पहले कर रही थी वो दिखावा था? जब पहले मेरे को नई साड़ी की जरूरत नहीं थी, वही 4 साड़ी थी 1000 रुपए की। अब आज के टाइम पे मुझे जो है आना जाना होता है, पैसा मेरे पास रहना चाहिए, मेरे घर में बच्चों के पास पैसा रहना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले फ्लाइट नहीं इतना लेती थी, एक नाम नहीं था, मैं अच्छी दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ, मेरे कपड़े क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। बट एक जब नाम जुड़ जाता है तो आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना ही पड़ता है। क्या करे, कलयुग आ गया है, दिखावे की जिंदगी है। आपने बिग बॉस पर जाना मैनिफेस्ट किया था, मैंने एक आपका वीडियो देखा जिसमें आपने एक प्रॉपर मैनिफेस्टेशन किया था, तो ये क्या आप विश्वास करती हैं इन सब चीज़ों में? हाँ, मैं आपके इसमें बोल रही हूँ, मैं आने वाले समय में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा ही करूँगी। चेकलिस्ट है कोई? नहीं, मतलब अगले साल 2026 में आप देख लीजिएगा। चेकलिस्ट अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाई? वो मैंने भगवान को रखा हुआ है वहीं पर ही, जो आपने देखी थी वीडियो वहीं पे रखा हुआ है, और वो होगा ही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि मेहनत चल रही है मेरी। बहुत सारे युवा बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है, वो आपको देखते हैं वीडियोस पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने। तो तभी तो देखोगे ना आप, कितने बच्चे जो है इंस्टाग्राम पर अपने डांस करते हुए वीडियोस डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं इंस्पायर तो है ही वो आपसे। तो आप ऐसे बच्चों को ऐसी क्या सीख देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि आप सब कुछ करना, बस ये मत करना? मैं तो एक ही लाइन बोलती हूँ, सलमान जी की लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मतलब आप करो जो आपको करना, जो करना चाहते हो। जैसे मैं हूँ, मेरे ना कोई आगे है ना पीछे है, मतलब मेरे बच्चे तो है, पर ना ससुराल, जैसे 2 शादी कर ली भैया, बदनाम हो गया, सच बताऊं तो मिला कुछ नहीं है। जैसे औरतें आती है ना गांव की, हाय मेरा ससुराल है ये, मैं तो यहाँ हक से बैठूंगी, मैं कोई भाग के थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो ब्याह के आई हूँ, है ना, ससुराल से भी हक लेती है। मैंने कुछ नहीं लिया, मैं वहां गई, वहां पे भी अच्छे से बातचीत करके आ गई, और भैया दूसरी शादी में भी ऐसा हुआ, खा लिए पी लिए, बस खत्म हो गई कहानी। तो शादी सोच समझ के करना भैया, और पहले चेक कर लेना तुम शादी के लिए बने भी हो कि नहीं बने हो। कुंडली भी चेक कर लेना भैया, कुंडली भी बहुत मैटर करती है कि तुम्हारी कुंडली में शादी का योग है कि नहीं। उसमें से बिगेस्ट एग्जांपल सलमान खान जी भी हैं। अगर कुंडली में योग नहीं, शादी कर ली भैया लग जाएंगे, जैसे हमारे लग गए भैया। बाकी तो जो जिंदगी में दिल करता वो करो, कायदे में रहो, और बुरी संगत कोई नहीं है मेरी। हाँ, बुरी आदतें आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देती हैं, ये तो चलो ठीक है, हो गया जो होना था। पर जैसे मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, आई डोंट स्मोक, और कोई मेरी नेगेटिव पार्टी नहीं है, ठीक है, कंपनीज मुझे पसंद नहीं है। तो माइंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। मेरा माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसी सिचुएशन में भी आप सोचिए, तो माइंड को स्ट्रॉन्ग रखिए, और बुरी संगत में रहने से अच्छा है अकेले रहो। और अगर गलती हो गई हो तो उसको एक बार एक्सेप्ट कर लो, रात भर एक्सेप्ट कर लो, रो लो, सुबह खत्म करो कहानी, चैप्टर क्लोज। जिंदगी में बड़ा फैसला लेने से डरना नहीं, क्योंकि लोगे तो ही आगे बढ़ोगे। जैसे मैंने ले लिया भैया, ऐसे लोग बोलते कि हम एक नहीं कर पाते, तो मैंने कहा भैया मेरे को जिंदगी जीने आई हूँ मैं, इसको, ये एक ही जिंदगी है, दोबारा नहीं मिलेगी। और जो मुझे मेरे अंदर बुराई निकालते, भैया तुम भी पहले चेक कर लेना तुम कितने दूध के दूल्हे हो, चाहे घर वाली हो, चाहे बाहर वाली हो, चाहे घर वाला हो या बाहर वाला हो, सभी इंसान के लिए है ये। तुम साला दूसरे का हक खुद चुरा के बैठे हो, और तुम मेरे अंदर कमी निकालते हो। तुम साला घर घर में सास बहू की तुम्हारी बनती नहीं है, तुम मेरे अंदर बुराई निकालते हो। तुम्हारे सारे बाहर खुद के इतने चक्कर चल रहे, तुम मुझे बुरा बोलते हो।
मैं तो चलो कम से कम अपने बच्चों के, बुरी तो तुम तब बोलते जब बच्चे मेरे पास नहीं होते। एक औरत की सबसे बड़ी पहचान होती है जब उसके बच्चे उसके पास ना हो। कि मैंने अगर अपने बच्चों को छोड़ दिया होता तो बोलते कि देखो कितनी ना 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 है, ऐसी औरत है, देखो बच्चों को छोड़ दिया। अरे भैया, आदमी को छोड़ा होते ही नहीं, मेरे बच्चे जिनको मैंने पेट से जना वो मेरे पास है, तो मैं कैसे बुरी औरत होगी? उनको खिला कौन रहा है? मैं खिला रही हूँ ना, उससे मांग रही हूँ ना इससे मांग रही हूँ, मैं कैसे बुरी औरत होगी? वो बुरे जो अपने बच्चे के नहीं हो रहे, अपने बच्चों के नाम के 2 रुपए नहीं दे रहे। और ये औरत हेमा शर्मा खुददार औरत जो 1 रुपया मांग भी नहीं रही है उनसे, तो मैं कैसे बुरी हो गई? आपने बहुत बेबाकी से सभी बातों का जवाब दिया। मुझे आपकी ये व्यक्तित्व का ये साइड बड़ा अच्छा लगा कि जो कहना है निडर होकर कहना है, सीधी और साफ बात करनी है। तभी तो यहाँ तक पहुंची हूँ, नहीं तो बताओ घूंघट में रह के रोती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। फिर आप एक एल्विश के पॉडकास्ट पर गई थी, वहाँ जिस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए, अगर मेरे नज़रिए से पूछें तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे जो एक सभ्य महिला से पूछे जाने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? इस तरीके के पॉडकास्ट जो है ना बैन होने चाहिए, जहाँ पे औरतों को बुला के उनकी पर्सनल लाइफ को लेके जो है व्यूज के चक्कर में सिर्फ उनका, एक तो उनकी, मैं चलो अपनी बात करती हूँ, ऑलरेडी मैं इतने प्रॉब्लम से झेल रही हूँ, ठीक है, फेस कर रही हूँ। क्या आसान होता है रात को तुम सोच के अरे यार वो आदमी बोल रहा था हेमा का यार ऐसा लफड़ा हो रहा है, हेमा का डिवोर्स हो रहा है, तुम मुझे अपने पॉडकास्ट में बुला के आपने कितने आदमी को चीटिंग किया है? मैंने कहा चलो ठीक है, वो मस्ती मस्ती मैंने बोल दिया, मैंने गिनती नहीं की है, ठीक है। फिर जो है अरे इतने तो आदमियों के, इतने तो लोगों के बच्चे होते हैं जितने आपके आदमी। क्यों भैया 10-20 आदमी हो गए क्या? 2 शादी आज मेरी तो चलो पता चल गई, जिसकी नहीं पता चली उसके 4 भी हैं, है ना, 4 भी हैं, ठीक है। तो तुम मेरी पर्सनल लाइफ का तुमने मजाक बना दिया। अरे एक्चुअली मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने कहा भाई तो बड़े बदतमीज लोग हैं जो एक औरत की पर्सनल लाइफ को बुला के तुमने धज्जियां उड़वाई हैं। और लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में? अरे यार ये तो सच में दिखती भी दबंग है यार, इसलिए इसका आदमी नहीं रह पाया होगा, इसलिए इसका आदमी बग गया। अरे भैया दबंग नहीं होती तो मर जाती मैं, सच बात ये है। मैं भी जहर खा के मर जाती, डिप्रेशन में चली जाके मर जाती मैं, अगर मैं दबंग नहीं होती तो जिंदा नहीं रहती। तो ये बहुत मेरी जिंदगी का वर्स्ट पॉडकास्ट रहा है वो अभी तक। और मैंने उनको बोला था कि प्लीज आप ये पॉडकास्ट रिलीज मत करना, मेरी इमेज की बात है, बट उन्होंने सुना नहीं। मैंने यहाँ तक बोला कि आई विल टेक अ लीगल एक्शन, उन्होंने बोला कौन है हेमा शर्मा, ये क्या उखाड़ लेगी हमारा, अपलोड करो। वो तो थुकवाना चाहते थे यार अपने जो 3-4 लोग बैठते मेन क्यूज थे। मैंने कहा भाई तुम लोग क्या करना चाहते हैं व्यूज पे? अच्छा मुझे क्या लगा कि ये बिग बॉस की टीम की तरफ से है, कुछ हमको ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बट अगर मुझे पता होता, मुझे बुला के मेरी पर्सनल लाइफ को लेके मेरे को कैरेक्टरलेस साबित करेंगे, कैरेक्टरलेस साबित मतलब ठीक है उसमें मैं हावी हुई हूँ, बट आज जब मैं देखती हूँ तो 1-2 क्लिप्स इतने गंदे। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने सभी औरतों से ऐसे पूछा है। पहले मुझे लगा हाय मेरे साथ क्या हो गया, पर उन्होंने सभी के साथ ऐसे पूछा। ईडन ने ऑब्जेक्शन उठाया था, ईडन यू नो, तो उन्होंने बोला यार एल्विश जी 1 नाइट स्टैंड किया है क्या आपने? अच्छा एक रात विदाउट सेक्स या विदाउट फोन? बताइए ऐसे ऐसे सवाल कौन पूछता है? कौन पूछता है? तो छोड़ दीजिए जो औरत कैसी है वो छोड़ दीजिए, आप कैसे हो जो आप ये पूछ रहे हो? आप मेरे से दायरे में, आप औरत हो, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकती हो, लेकिन फिर भी आप नहीं पूछ रही हो, आप डर डर के पूछ रहे हो। आप सोचिए अगर आप आदमी होते और आप मेरे से ऐसे सवाल पूछते हो तो मैं पहले ये सोचूंगी ये आदमी कैसा, और वैसे सोचते हैं और बोलते अपने आप को। अच्छा उनके परिवार के बारे में कोई कुछ बोल दे तो केस हो जाएगा भाई। तुम एक औरत को बुला के उसके तुम पर्सनल लाइफ को लेके ये कर रहे हो और तुम अपलोड कर रहे हो बार बार मना करने के बाद भी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी लाइफ का वर्स्ट पॉडकास्ट था वो, और नहीं होता तो अच्छा होता, पर चलो हो गया। कभी भगवान ने चाहा तो एल्विश जी को ये मैं सामने बोलूँगी कि ये अच्छा नहीं था। मैंने उस दिन के बाद में कभी उनसे मिलने की या बात करने की कोशिश नहीं की, पर इस तरीके के बैन होने चाहिए। अगर आपने बोला था ना सेंसर, तो इस तरीके के सेंसर होने चाहिए कि अगर आप किसी महिला को बुला के पॉडकास्ट करते हो या उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा नहीं जानी चाहिए, या इस तरीके के इससे भी तो आप व्हाट इज कॉल्ड नेगेटिविटी फैला रहे हो या गंदा माइंड कर रहे हो। एक औरत को तुम बुला के अच्छा ये ऐसा करती हो क्या, वैसा करती हो क्या, कुछ भी। सो वेरी बैड। मैं बहुत गुस्सा हूँ, गुस्सा, और मेरा गुस्सा बहुत मतलब रियल होता है, परमानेंट रहता है वो। तो यहाँ पर मैं आपसे उन महिलाओं के लिए भी एक सलाह चाहूंगी जो इस तरह के जीवन में अभी भी घुट घुट कर जी रही हैं, तो आप क्या कहेंगी उन्हें? देखो सलाह वाला से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। मैंने किया है तभी तो बदनाम हुई हूँ। मैं सलाह ले लूँ, अच्छा ऐसे कर लो क्या करोगे उस सलाह का जब तुम कर ही नहीं सकते? मैं पहले बोलती हूँ सलाह चाहिए तो जो बोलूंगी वो करना पड़ेगा, और अपनी आपकी जिंदगी आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैंने किसी से सलाह नहीं ली थी रचना,
कि मैं शादी कर रही हूँ दूसरी या मैं दूसरा डिवोर्स ले रही हूँ, किसी से सलाह नहीं ली। मैं अपनी ज़िंदगी खुद चलाती हूँ। अच्छी है तो भी मैं जिम्मेदार हूँ, बुरी है तो भी मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे यहाँ तक किसी ने नहीं पहुँचाया। मेरी इस जर्नी में अगर किसी इंसान का अगर आप जानना चाहोगे हाथ, तो मेरा बड़ा बेटा है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। वो 14 ईयर का ही है, बट वो मेरा बिगेस्ट सपोर्टर है। भैया जब तुम्हारे अंदर खुद हिम्मत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी, ये अजीब सी ज़िंदगी से बाहर आने के लिए, तो कोई दूसरा निकालने नहीं बैठा। पहला कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा, तब दूसरा हाथ देगा। सिंपल सी बात है। तुम अपने खुद के नहीं तो दूसरा कोई आके क्यों मरे। उल्टा बोल दो कि मैं तो नहीं करना चाहती थी, उन्होंने बोला था मुझे। तो हिम्मत चाहिए 2 रोटी कमाने के लिए, समझे। और आज मेरी जो ये जो है 2 रोटी कमाने के लिए मैं कर रही हूँ, पर सुकून है। पहले तो अजीब ही लाइफ थी भाई मेरी। छोड़ो पर्सनल लाइफ तो मतलब मैं बात ही नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू टॉक। मैं तो भूल ही जाना चाहती हूँ कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ थी। इंसान गलतियों से ही सीखता है। हाँ। शायद ये गलतियां थी और अब आगे बढ़े हो आप, तो आपसे बात करके नहीं, किस्मत थी वो। मैं उसको किस्मत करके, गलती क्या, गलती तो मैंने तो अच्छा सोच के किया था, हर नॉर्मल इंसान के जैसे। मुझे इतनी बड़ी बनना ही नहीं था। बड़ी बनना होता तो क्या मैं दूसरी शादी करती? बताइए आप। अगर मुझे आज़ादी प्यारी होती तो क्या मैं दूसरी शादी करती? लेकिन मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी थी। आपके जैसे घर चाहिए, बच्चा चाहिए। मुझे थोड़ा ना पता था ऊपर वाले ने मेरे को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ लिखा हुआ है। ये कुछ चीज़ें हमारे नसीब में होती है। जैसे आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, ये नसीब में था मेरा आपके साथ, आपका चेहरा देखना, आपके साथ बातचीत करना। नहीं तो किसी और के साथ करती। बिल्कुल सीधी सी बात है ना। तो आज के दिन नवरात्रों में दूसरे नवरात्रे पे जैसे हम 2 औरत दुर्गा माँ का रूप है, आपस में बात कर रहे हैं। आपको मेरे से एनर्जी मिल रही है, आपको मुझसे एनर्जी मिल रही है, तो ये सब डेस्टिनी है। अब बाद में बोलोगे आप, ये मानना पड़ेगा हेमा तो यार बोलती भी बहुत है, करती भी बहुत है। नहीं, जो बोलती है वो करती है। शब्द और कर्म आपके ना मेल खाते हैं। करूंगी नहीं तो भैया कैसे? सुन लो भैया, ऐसा है, तुम मुझे कितनी भी गाली दे लो, पर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को कैसे खिलाना है, समझे। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे घर का किराया कैसे जाएगा। मैं ये सोचती हूँ घर का लाइट बिल कैसे भरूंगी। तुम तो एक रील देख के जज कर लेते हो, पर मैं प्रैक्टिकल बातें सोचती हूँ और करती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में भाग नहीं सकती इससे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो आप दूसरों के अकाउंट पे देखते हो, किसी के बारे में सुनते हो, सच नहीं होती। बाकी तो आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में पता ही चलता रहेगा, क्योंकि मैं तो गए जाने से रही। आज थोड़ी दिख रही हूँ, आने वाले समय में और ज़्यादा दिखूंगी, न्यूज़पेपर में भी दिखूंगी। लिख लो। आज हेमा जी के अंदर की हेमलता से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो दुनिया को दिखाई देती है वो क्यों दिखाई देती है उसका कारण हमें पता चला। तो आपका रचनाशाला में आने के लिए, मुझसे अपनी हेमलता से मिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी और अच्छा लगा, मुझे भी आशा अच्छा करती लगा। हूँ आपसे फिर मिलूंगी मैं। हाँ, मिलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। घर पे आ जाओ या मैं आपके घर पे आ जाऊंगी। जी बिल्कुल। चलिए, जी, थैंक यू। नमस्कार।